क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यही ना है। निम्नलिखित पूर्णांकों के, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल क्या है? 12, 15 और 21। दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। तो दूसरा को बाद में लिख करके बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा ये सवाल। क्लास में अच्छा समझने पर ध्यान दो, जब होमवर्क मिले तो ये मत बोला करो कि समझ में नहीं आया था। तो उसका उपाय अभी ना करेंगे। होमवर्क नहीं बना करके लाएगा और बहाना बनाएगा कि समझ में नहीं आया। तो ये सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके बोला है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, ये 15 का 3 से 5 बार, ये 21 का 3 से 7 बार, यानी कि 12 बराबर हो गया 2 गुने 3। 15 बराबर हो गया 3 गुने 5 और 21 बराबर हो गया 3 गुने। अब देखिए क्या मिल गया, जो मिला वही एचसीएफ होगा। क्या मिला है? ये 3 मिल गया। ठीक है, तीनों में मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 में मिल गया तो मिला देंगे, गलत हो जाएगा। यदि 3 संख्या है तो तीनों में मिलना जरूरी है। ठीक है, तो बताइए एचसीएफ बराबर कितना? एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए आपको हम कॉन्सेप्ट कल चिल्ला चिल्ला करके समझाए थे। फिर से देख लीजिए। एलसीएम में बोले जैसे कि आपको 2 लेना है, 2 किस में ज्यादा है? पहला लाइन में ज्यादा है कि दूसरा लाइन में ज्यादा है? पहला लाइन में ही, तो 2 गुने 2। 3 किस लाइन में ज्यादा है? एक एक ही है, तो बस एक 3 लेना है। 5 जो अकेला है उसको ले लीजिए, 5 गुने 7। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 साते 420 हो गया। यही सवाल ना मिला था? कहाँ समझ में नहीं आया? कहाँ समझ में नहीं आया? कहाँ समझ में नहीं आया?
कौन सवाल? कौन नहीं समझ में आया? ये सब नहीं समझ में आया? ये सब तो बना है सर। हाँ, ये सब नहीं समझ में आया। ये समझ में नहीं आया। अच्छा, इधर भी मिला था ना, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आया क्या? क्वेश्चन नंबर 9 समझ में नहीं आया क्या? क्वेश्चन नंबर 7 समझ में नहीं आया था क्या? बहानेबाजी नहीं नहीं चलेगी, सर, बहाना ठीक है? बाजी नहीं, हम तो तो बना फिर ये काहे नहीं बना कर लाया? वो नहीं बना, घेर देता उसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबका अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए, यदि आप 17 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 17 से लगा दीजिए एक बार। 23 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 23 से लगा दीजिए एक बार में। 29 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 29 से लगा दीजिए एक बार। ठीक है, यानी कि 17 बराबर 17 गुणे 1, 23 बराबर 23 गुणे 1, 29 बराबर 29 गुणे 1। ठीक है, अब जो मिल गया वही तो एचसीएफ है। एक कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब कुछ मिले ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में भी एचसीएफ एक ही होता है। ठीक है, अभी तो मान लीजिए दिख रहा है कि एक एक है तीनों में। यदि कभी कभी आपको ऐसा दिखे कि कुछ एक समान रूप मतलब सेम सेम मिल ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में एचसीएफ कितना होगा? एक होगा। चलिए एचसीएफ तो आ गया, एचसीएफ आ गया एक। एलसीएम में क्या करेंगे? सब तो सिंगल सिंगल ही है। 17 है गुणे 23 गुणे 29, और एक गुना में लिखने ना लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक सब में एक एक ही है। ठीक है, तो एक गुना में वैसे लिखे ना लिखे क्या फर्क पड़ता है? एक को किसी से भी गुना करेंगे तो उतना ही होगा जितना वो था। तो आप तीनों को गुना कीजिए, कितना होगा गुना करके? फटाफट गुना करके बताइए। है 11,339, क्या सही है? 11,339 चेक कीजिए गुना करके आप लोग, सही है या नहीं, या आंसर मिला करके देखिए। सही है, गुड। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। क्या है क्वेश्चन बताइए? 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। ठीक है, तो 8 में यहाँ पे यदि लगाइएगा 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। 9 में 3 से 3 बार में। 25 में यानी कि 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2। 9 बराबर 3 गुने 3।
और 25 बराबर, यहां तो कुछ मिला ही नहीं। इससे पहले जो बात हम आपको समझा रहे थे कि कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि तीनों में कुछ भी मिलेगा ही नहीं, तो अब क्या करेंगे बताइए? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना? एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम में क्या करेंगे सुनिए, 2 इसी लाइन में ज्यादा है, 2 गुने 2 गुने 2। 3 इसी लाइन में ज्यादा है, 3 गुने 3। 5 इसी लाइन में ज्यादा है, 5 गुने 5। गुना कर कितना आएगा? हमेशा गुना कॉपी पर नहीं किया कीजिए, दिमाग में भी कीजिए। 5 25, 25 गुना 50, 50 गुना 100, 100 गुना 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 1800 आया आंसर। चलिए, तो ये तीनों सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। अच्छे से समझना पड़ेगा उसको, ताकि आज जो होमवर्क आपको मिलेगा वो आप बना पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 किसमें है क्या कि गुना करके हमको लिखना ही है, तो स्क्वायर में लिख करके क्या फायदा? हमको गुना करके लाना है कि संख्या कितना आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको इसके बाद हम स्क्वायर के रूप में या क्यूब के रूप में इसको 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 लिखे, क्या फायदा? हमको तो गुना करके फिर इतना लाना है ना, इसलिए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। कपड़ा सब नहीं है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए अच्छे ढंग से। और ये क्वेश्चन नंबर 4 कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए किस टाइप का सवाल दिया हुआ है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। और यहां पर सिर्फ एचसीएफ ही नहीं दी, एचसीएफ तो दिया हुआ है ही, इसके अलावा क्या और भी कुछ आपको पता है? पता है, आपको पहली संख्या पता है, आपको दूसरी संख्या पता है, और दोनों का एचसीएफ भी पता है। पहली संख्या कितना है? 306 है, और दूसरी संख्या कितना है? 657 है, और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 9 है। और बाद में पूछा फिर से उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। कहने का मतलब आपको पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया, और निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। देखिए कैसे बनेगा ये सवाल, और इस पर बहुत सारा सवाल है केसीसी नाम बनाने के लिए, इसलिए समझिए अच्छा से। एक फॉर्मूला होता है ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। कई टीचर इसको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी लिखते हैं, कई किताब में भी लिखा हुआ रहता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, हम आपको फॉर्मूला को आसान बनाने के लिए ए गुने बी ले लिए। ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, और एचसीएफ एलसीएम। तो ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। बताइए क्या आपको ए का मान पता है? कितना? हाँ, यही है ए का मान और ये है बी का मान। तो ए की जगह पर 300 गुने बी की जगह पर 657। एचसीएफ
HCF कितना दे दिया 9 और LCM ज्ञात करना है, मतलब LCM नहीं पता तो LCM की जगह पर LCM लिखिए। अब देखिए LCM कैसे निकालिएगा आप, जब आप यहां पर LCM को अकेला छोड़िएगा, बाद बाकी 9 इधर आ जाएगा। कहने का मतलब 306 गुने 657 और ये 9 था गुना में तो आ जाएगा भाग में, बराबर LCM। क्या ये कटेगा? 9 से काटिए, दोनों कट जाएगा 9 से। देख रहे हैं 6 3 9 कट जाएगा, 6 5 11 7 18 कट जाएगा। आराम से किसी को भी काटिए, इसको काटिएगा 9 7 63 9 तिया 27। तो LCM बराबर आपको हो जाएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो LCM का मान आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो शायद 22,338 आएगा। इतना ही आता है क्या? सही है, गुना करके देखिए या आंसर मिलाकर देखिए, आंसर मिलाकर देखिए, सही है क्या? हाँ, बात है सवाल इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आंसर तक याद हो गया, ठीक है, इसलिए बिना गुना किए आंसर लिख देते हैं। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। एक 5 नंबर, आज आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है KCC नाम है। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या बोला है? जांच कीजिए कि क्या, यही ना है सवाल, लिखाइए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n नहीं लिखा हुआ है, 6 का पावर n लिखा हुआ है, 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। गुड। अब देखिए कैसे बनाएंगे इस सवाल को। देखिए क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा, यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब ये n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। कहने का मतलब n का मान आपको पता चल गया कितना, बताइए। n यदि प्राकृतिक संख्या है तो n का मान क्या सब हो सकता है? नहीं पता है? प्राकृतिक संख्या क्या सब होता है? नहीं पता है तो ईमानदारी पूर्वक बोलिए, पता है? प्राकृतिक संख्या पता है? पहला क्लास में पढ़ाए, पहला क्लास तो सिलेबस का था, दूसरा क्लास में, तो इसलिए पिछला क्लास जो नहीं किए हैं जाकर के कीजिए। अब तो अच्छी बात है कि छूटा हुआ क्लास भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो n का मान 1 2 3 4 ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहां तो हमें मतलब समझ में आया, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए तो n का मान 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलेगा। संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, इसे ही तो चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? सुनिए, लिखेंगे जब n बराबर 1, क्या लिखेंगे? जब n बराबर 1 तो हम निकालेंगे 6 का पावर n बराबर 6 का पावर n के जगह पर कितना? 1 और n के जगह पर 1 लेंगे तो 6 का पावर 1 बराबर 6, ठीक है। फिर लिखेंगे जब n बराबर 2, n बराबर 1 लिए है ना, अब n बराबर 2 लीजिए और 6 का पावर n, तो n का मान कितना है? 2 है
तो 6 का पावर 2 कितना होता है? 36 होता है। 6 का पावर 2 मतलब 6 गुने 6, तो कितना हो जाएगा? 36। ठीक है। जब n बराबर 3, जब n बराबर, तो 6 का पावर 3 और, अच्छा एक मिनट, पहले क्या लिखेंगे? 6 का पावर, सेम सेम चलेगा, 6 का पावर n बराबर 6 का पावर 3 और 6 का पावर 3 मतलब हुआ 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 के 36 और 36 6 के 216, कितना हो जाएगा? तो अब और भी आप ले सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, आप ये देखिए, बोला कि 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं? क्या 0 आ रहा है लास्ट में? नहीं आ रहा है, हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, चेक हो गया है। बोला कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं? तो नहीं, 0 पर नहीं, 6 पर समाप्त हो रही है। आगे कितना भी हम पावर कर लेंगे, लास्ट में 6 ही आने वाला है, 0 आने वाला नहीं है। तो लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार किसी प्राकृत संख्या n के लिए, लिखाइए इस प्रकार किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती है। हो गया, अच्छा नहीं, ये तो जांच करना था ना। जांच करने वाले सवाल में आप क्या लिख सकते हैं? हाँ, जांच पूरा हुआ। ठीक है, जांच पूरा हुआ, हटाइए, ये सब नहीं लिखे होंगे। तो एक सवाल बच गया है, वो भी हम बतला देते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी। क्या बात करते हैं? 6 और 7 दूगो है, तब तो कल ही बतलाएंगे।